हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज यहाँ पर हम करने वाले हैं जो आपकी नई क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि अब नई लग गई है आपकी। तो इसको पूरा इसकी समरी हम आज प्रिपेयर करेंगे। वन शॉट ये वीडियो आपको मिलेगा जिसमें कि सारे चैप्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से स्टेटमेंट को लेकर ये क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो एक एक चीज हम डीपली इसमें पढ़ेंगे। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और सेशन आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इस सेशन को पहुँचाइएगा। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है जो मैंने एनसीईआरटी नई बुक पे ही बनाया है, जिसमें कि आपका एनालिसिस करा है कि कौन से चैप्टर्स हटाए हैं, कौन से चैप्टर्स नए डाले हैं। तो आपको फ्लैश स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन मिल जाएगा, तो वो सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाएगा और उसके बाद आज का सेशन देखिएगा। तो ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 फिर से हम पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम कोई विजिट करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट मिलता है। मल्टीपल एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि बीपीएससी हो गया, आपका सीटेट हो गया, आपका यूपी टेट, सुपर टेट, एम टेट, मतलब जहाँ भी आपकी एनसीईआरटी साइंस से कंटेंट पूछा जाता है, प्लस आपका एससीईआरटी बुक जो स्टेट लेवल की होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ सैटरडे को मैं आपके साथ लाइव आती हूँ। लाइव का समय रहता है लगभग 9 से 10 के बीच में, तो आप इस समय सुबह के लाइव में जुड़ सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि आपको 12 चैप्टर्स करने हैं। पिछली वाली बुक को अगर मैं देखूँ, एनालाइज़ करूँ, तो उसमें आपको टोटल 16 चैप्टर्स थे। 16 चैप्टर्स थे, तो अभी आपके 12 चैप्टर्स हैं, पर इन्होंने क्या किया है कि कुछ चैप्टर्स को क्लब कर दिया है, तो लगभग चीज़ें उतनी ही हैं, थोड़ी बहुत नई चीज़ें पढ़नी है, तो हम वो देखेंगे। चलो आप फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और ये आपकी जो बुक है, ये अपलोडेड है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, तो जाकर आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। मैंने भी वहीं से डाउनलोड करी है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो मतलब कि ये आपका जो चैप्टर है, ये एक तरह से पेडागॉजिकल एस्पेक्ट को बताता है कि किस तरह से साइंस का उपयोग आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, किस तरह से आपको साइंस एक क्यूरियस पर्सन बनाता है। ये वर्ड क्यूरियस बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, बुक का नाम ही है क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी जो आप बुक का नाम देख सकते हैं, यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है साइड में। इसमें तो नहीं दिख रहा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस ग्रेड 6। तो मतलब बुक का नाम ही रखा गया है क्यूरियोसिटी। मतलब बच्चा बहुत क्यूरियस है, बहुत जिज्ञासु है चीज़ों को समझने में, वो देख रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, उसके मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। तो ये चैप्टर भी यही बताता है और ये चैप्टर आपको पेडागॉजी से बहुत रिलेट करके चीज़ों को समझाएगा। तो चलिए आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपको थोड़ी मार्क दिख रही है, चीज़ें मैंने मार्क कर ली है आप लोग की सहूलियत के लिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्या पढ़नी है, क्या छोड़नी है, ये समझ में आए। ठीक है? एज़ अ ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज़ बीन क्यूरियस अबाउट सराउंडिंग्स, मतलब हम मानव हैं, तो हम चीज़ों को देखते हैं अपने आस-पास की चीज़ों को देखकर हम क्या है बहुत उसके प्रति क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं। और उसके लिए क्या है, उसके लिए खोजबीन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक्सप्लोर करते हैं उस सराउंडिंग को और अपने आप से ही क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। और ये हम कब से कर रहे होते हैं, जब से हम अपने चाइल्डहुड की स्टेज को अगर देखें, तो चाइल्डहुड से लेकर अभी तक दिमाग में क्या है, क्यों, कैसे, ये सब वाले सवाल हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ समझाई गई है। फिर जैसे-जैसे हम मिडल स्टेज में आते हैं, हमारी जो जर्नी है वो बढ़ती चली जाती है और हम नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते चले जाते हैं इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रहने के साथ। अब यहाँ पर बात आती है कि एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, और इसके लिए हमको एक नई चीज़ हम देखते हैं कि साइंस से किस तरह से चीज़ें रिलेटेड होती हैं और किस तरह से साइंस हमारी चीज़ों का कई जवाब देता है। तो यहाँ पर अगर साइंस की डेफिनेशन देखी जाए, तो देखो आपके ना सीटेट में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको लाइन्स को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो लंबा लंबा बने, पर चीज़ें आपके लिए काम की रहेंगी और आपको समझ में आएँगी। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, साइंस एक सोचने की क्या है, एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है, ऑब्जर्व करने का तरीका है, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और कुछ चीज़ें करने का है जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, और जो सीक्रेट्स हैं किसके, यूनिवर्स के, तो वो सबको क्या करता है, वो ओपन करता है, जो बोलते हैं कि यूनिवर्स इज़ अ बुक, जो कि उस बुक को हमको समझना है और उस बुक को हमको उनके चैप्टर्स को ओपन करते-करते चीज़ों को रिलेट करते हुए समझते जाना है, अपने अंदर के क्वेश्चंस को उजागर करते हुए और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को खोजते हुए। तो यही चीज़ है क्या, साइंस आपकी, ठीक है?
एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और किस तरह से चीजें हो रही हैं। फॉर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक आलसी व्यक्ति है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब उसके दिमाग में क्यों क्या वाले सवाल नहीं आ रहे, तो वो आलस की तरह बैठा रहेगा एक जगह पर, अपना फोन देखता रहेगा, रील्स को स्क्रॉल करता रहेगा। इसी जगह पर अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कैसा है, बहुत क्यूरियस है, बहुत जिज्ञासु है, उसके दिमाग में है कि अगर पानी उबल रहा है तो क्यों उबला, उस पानी को उबलने में जब वो भाप बनी तो क्यों बनी, अब ये भाप अगर मैं थाली ढक दे रही हूँ तो ये भाप कहाँ चली जा रही है, ठीक है, ये पानी फिर से कैसे, पानी मतलब ये जो भाप बन गई, ये पानी फिर से वो कैसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिर रहा है। तो मतलब एक व्यक्ति अगर क्यूरियस है तो उसके कई तरह के सवाल आएंगे, और उस कई तरह के सवाल आने के बाद वो उन कई तरह के सवालों का जवाब खोजेगा, यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड्स और मैसिव माउंटेन्स। अब ऐसा नहीं है कि क्यूरियोसिटी सिर्फ आपको आपके घर में ही दिखेगी, अगर आप बाहर देखेंगे तो दिमाग में आएगा कि सैंड सैंड ये मतलब ऐसी दरदरी क्यों है, इतनी महीन है, दर पर दरदरी एक ग्रेन की तरह, मतलब एक दाने की तरह, अनाज के दाने की तरह क्यों है, और मैसिव माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, अ लीफ और अ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट। तो ये सब चीजें क्या है, मतलब एक तरह से एक्सप्लोर करने की चीजें हैं। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस टू अनरिवेल। मतलब साइंस बहुत सारी मिस्ट्रीज को क्या है, खोलता रहता है, जो भी हम उसके आसपास में तरीकों से देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं, साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। तो साइंस क्या है, एक तरह से जाइंट मतलब बहुत बड़ा, और अनएंडिंग जिग्सॉ पजल है, जो कि कभी ऐसा नहीं है कि आज कह दिया किसी साइंटिस्ट ने या न्यूटन ने आकर पहले कह दिया था कि हाँ अब ये डिस्कवरी कर दी, अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि एक कोई डिस्कवरी करता है, कोई साइंटिस्ट अपना एक लॉ बनाता है, एक अपना रूल बनाता है, और एक अपनी थीसिस देता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब वो थीसिस बढ़ा नहीं सकते कोई कोई आगे चलकर। तो वो थीसिस क्या है, उसकी है, वो एक लॉ उसका है। अब उस लॉस के ऊपर भी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, और चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया ये क्या है, एक अनएंडिंग जिग्सॉ पजल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो अगर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर पेडागोजिकल वे में पूछा जाएगा तो ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। ठीक है, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस ऑफ दैट पजल। मतलब कोई भी चीज की अगर डिस्कवरी हुई तो क्या है, वो वापस से एक पजल में डालती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा ये हुआ था तो इसका ये भी तो रीजन हो सकता था। तो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वी स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम। अगर हम सिंपल अगर हम देखें तो अपने होम से हम स्टार्ट करें, जो हमारा एक प्लैनेट अर्थ है जहां पर हम रहते हैं, तो इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर वी नो दैट लाइफ सपोर्ट्स। मतलब हम ये जानते हैं, और ये हम पढ़ते भी आ रहे हैं, और ये हम समझते भी हैं, न्यूज में भी देखते हैं कि जो अर्थ है हमारा, ये क्या है, एक तरह से लिविंग प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुटेबल एनवायरमेंट है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए उसके लिए क्या है, मतलब उसके हिसाब से है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो चाहे कोई सूक्ष्म जीवी हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कोई एक बड़ा विशाल एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे डायनासोर है, चाहे एलिफेंट है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से वो अपने एनवायरमेंट में आराम से रह रहा होता है हमारे प्लैनेट अर्थ पे। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसी को समझाया गया कि यहाँ पे बहुत तरह की आपको विविधताएं मिलेंगी, डाइवर्सिटी मिलेगी, जो कि आपके प्लांट्स के अलग, एनिमल्स के अलग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलग, तो अलग अलग तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे इस प्लैनेट अर्थ में, जो कि हमारा घर है। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं किस तरह से एक यहाँ पर कैटरपिलर को दिखाया गया है, कि कैटरपिलर पत्तियां खा रहा है। किस तरह से दिखाया गया है कि एक एक जो पेड़ है वो धीरे से सीड से उसके सैपलिंग्स ग्रो हो रहे हैं। फिर एक यहाँ पर बच्चा जो है वो माँ का अपना दूध पी रहा है, गाय का। तो किस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, इवन अपनी चीजों में अलग है, जो उसको अन्य किसी जानवर या जीव जंतु से अलग करता है। तो यहीं पर आपकी बात आ जाती है वर्ड डाइवर्सिटी की, विविधता की, कि ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, कि हमको जीवन जीने के लिए, बढ़ने के लिए खाना खाने की आवश्यकता है। और ये स्पेशली जो खाना है, ये डाइवर्स इंडिया में अलग अलग तरीके का, अलग अलग जगह पर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स हैं जिसका यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि यहाँ पर हो गया साउथ का क्यूजीन हो गया, फिर आपका गाँव का हो गया जैसे बाटी लिट्टी चोखा है, फिर आपका थेपला और आपका चटनी हो गया जो आपका गुजराती डिश होता है, फिर आपका कुछ ये शीरा है, और आपका यहाँ पर ड्राई नाश्ता है। तो इस तरह से दिखाया गया कि तरह तरह के जो कल्चर है उसमें अलग अलग तरह का खाना आपको देखने को मिलता है।
तो वही चीज़ है, फिर ऐसे फिर देखा कि मतलब एक तरह से ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको सिर्फ़ ये देखना है कि किस तरह से बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी जग रही है, जैसे कि वाटर फ्रीज़ हो रहा है और आइस बन जा रहा है। और जब उसको ठंडा हो जा रहा है, व्हेन इट कूल्स, जब पानी ठंडा होता है, तो पानी की 2 प्रवृत्ति यहाँ पर बताई गई कि पानी एक बार जब ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होकर क्या बन जा रहा है? आइस बन जा रहा है। अब यही पानी को अगर जब गम गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या बन जा रही है? इसकी भाप बन जा रही है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ बताई कि जब पानी ठंडा होता है तो फ्रीज़ हो जाता है, और जब ये गर्म होता है तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद अब इसी पानी का हम उपयोग कहाँ करते हैं? इसी पानी का हम उपयोग पानी पीने में भी करते हैं। तो एक तरह से पानी के बहुत तरह से उपयोग यहाँ पर बताए गए। Whether it is water or our body when we have fever, finding out how hot something can be important. तो मतलब ये हर चीज़ मतलब एक रिलेट करके बताई गई है। Then again there are so many different things placed around us. Paper we write on, metals, मतलब हर एक चीज़ है जो कि हम आस-पास अपना देखते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर एक बच्ची बताई है, ये जो है यहाँ पर लेडी बैठी हुई है, तो ये बस एक गेस कर रही है, यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन। अभी देखो यहाँ पर क्या चीज़ हुआ कि ये लड़की थी, ये अपना लिख रही थी कोई चीज़, यहाँ पर लिख रही थी। अब इसकी लिखने के बाद क्या हुआ कि इसकी रिफ़िल खत्म हो जाती है। अब इसकी रिफ़िल खत्म हो जाती है, तो उसके दिमाग में इंक्वायरी आती है, एक क्वेश्चन आता है खुद से कि ये व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग, कि मेरा पेन क्यों लिखना बंद कर गया? यू माइट गेस दैट द इंक में फिनिश्ड। कोई एक बच्चा रहेगा, ठीक है? तो वो क्या करेगा, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला होगा, वो सिर्फ़ ये सोच सकता है कि हाँ, पेनिंग खत्म हो गई होगी। पर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा, जिसकी बहुत सारी अपनी बातों को सोच सकेगा, तरह-तरह के वेज़ उसके पास आंसर्स रहेंगे, तो वो ये भी तो सोच सकता है कि इंक हो सकता हो ड्राई हो गई हो, या ये भी वो सोच सकता हो कि इंक में कहीं न कहीं एयर गैप हो गया हो, इंक के रिफ़िल में जो रिफ़िल होती है, उसमें कहीं न कहीं एयर गैप आ गया हो। तो कई तरह के वेज़ से वो अपने आप को सोच सकता है। तो यहाँ पर वही बात है, यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन। अब इस गेस को कब आप कंफर्म कर सकते हैं, कब एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं? जब आप उसके पेन की ढक्कन को खोलेंगे। इफ इट इज एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट। अगर अगर ये देखा गया कि हाँ वो खाली हो गई है, तो आपका गेस करेक्ट था। बट सपोज नॉट फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, नाउ व्हाट वुड डू यू डू? यू वुड मेक अनदर गेस। अगर ये ऐसा देखा गया कि वो गेस नहीं कर पाए कि गेस क्या मतलब, आपने देखा कि इंक भी भरी हुई है पर फिर भी पेन नहीं चल रही है, तब क्या करेंगे? तब कुछ अलग चीज़ों को सोचेंगे कि हाँ, ये हुआ होगा, इसकी वजह से क्या है, वो पेन चलना बंद हो गया। तो यही चीज़ क्या है, दिस इज़ एग्ज़ैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। इसी तरीके से साइंस क्या है, अपना काम करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो आप जो चीज़ सोची कि हो सकता हो इंक इसलिए भी नहीं चल रही हो, या पेन इसलिए भी नहीं चल रहा हो क्योंकि उसमें एयर आ गई हो, एयर की वजह से क्या है, वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा हो। तो जो आपके डिफरेंट वेज हैं सोचने के कि एक पेन नहीं चल पा रहा है या चल पा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक साइंटिफिक मेथड हो गया सोचने का। ठीक है? साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग। तो साइंस क्या है, फिर पेडागोजिकल यहाँ पर आ गया कि ये सिर्फ एक मेमोराइजिंग या फैक्ट्स को याद करने का, या उससे रिलेटेड उसके एक्सपेरिमेंट्स करने का एक चीज नहीं है। इट इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये क्या है, एक स्टेप बाय मतलब एक स्टेप हुआ, फिर उससे दूसरा स्टेप हुआ, फिर उससे तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर पांचवा स्टेप। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट हेल्प्स अस फाइंड आउट आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन, जिसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर टिक किया हुआ है। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहले हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग। अच्छा देखो, अभी क्या हुआ, जैसे कि अब एक दिमाग में आया कि वो रिफिल क्यों नहीं चल रही है, तो क्या है, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिमाग में सोचा कि अरे क्यों नहीं चल सकती है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे क्या है, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। अब उसके हिसाब से अपने दिमाग में तरह तरह की परिकल्पनाएं आएंगी, तरह तरह के क्वेश्चन होंगे, प्रोबिंग क्वेश्चन होंगे जो कि आएंगे। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए से कई तरह के हम आंसर्स को सोचेंगे। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, हम उस पे गेस कर सकते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, उसको पीछे से फूंक कर देख सकते हैं कि अगर फूंकने से थोड़ी सी हवा अगर मैं निकाल दूं रिफिल की, तो हो सकता हो चल जाए। देन वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी व्हाट इफ एक्चुअली आंसर्ड ऑफ योर क्वेश्चन। मतलब उसके बाद जब रिजल्ट पर पहुंचते हैं, अगर आपने ये बचपन में देखा होगा, मैंने तो करके देखा है कि अगर कभी रिफिल में एयर आ जाती है, तो आगे से निप को निकालकर थोड़ा सा इंक
को फूँक दो आगे, तो क्या है वो एयर निकल जाती है और इंक वापस से चलने लगती है। मतलब पेन वापस से चलने लगती है। तो उससे क्या हो गया, मैं अपने क्वेश्चन को अपने दिमाग में फ्रेम किया, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या की चीज़ें करी, अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और फिर क्या गया फाइनल रिजल्ट पर मैं आ गई, जो कि मेरा क्वेश्चन वहाँ पर उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो वही चीज़ है, साइंटिस्ट आर द पीपल हू फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो साइंटिस्ट क्या है, साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और उस तक नई चीज़ों पर पहुँचने का। बट एनीवन हू फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइंटिस्ट ही क्या है, अगर साइंटिफिकली सोच रहा है तो वही सिर्फ चीज़ों को समझ सकता है, कर सकता है या वही साइंटिस्ट कहला सकता है। तो यहाँ पर ये बोला है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेगा, तो वो क्या करेगा, वो एक तरह से साइंटिस्ट की तरह वो काम करने लगेगा। ठीक है? अब जैसे कि दाल कुक हो रही है, तो क्यों कुक हो रही है, कुकर से क्यों बाहर बाहर निकल रही है, साइकिल वाला की पंचर किस तरह से सही कर रहा है, ठीक है? तो ये सब क्या है, प्रोबिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। डू यू नॉट रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। अब जैसे देखो, though we all apply all scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding the solutions to bigger problems. अब हम अगर साइंस को पढ़ते हैं, तो अब उसको जैसे क्लास में किसी बच्चे ने किसी कॉन्सेप्ट को समझा, कि ये समझा कि मान लो बच्चा ये पढ़ रहा है क्लास में कि किसी भी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, किसी भी चीज़ का कंबशन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ में स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है या रैपिड कंबशन क्या है, तो ये सब चीज़ें वो समझ रहा है। तो अब वो ये जान चुका है कि अगर मैं गैस को ओपन कर दूँगा और मैं उसको लाइटर से नहीं जलाऊँगा या माचिस से नहीं जलाऊँगा और गैस ओपन है, लीक हो रही है, अब क्या होगा, वो किस तरह का कंबशन हो जाएगा, उसका उसको जवाब समझ में आ जाएगा। फिर ये समझ जाएगा कि अगर मैं काफ़ी देर तक गैस ओपन रह जाती है, तो अब रह जाने के बाद अगर मैं दूर से भी माचिस को लिट करूँगा, जलाऊँगा, तो वो क्या है, आग पकड़ लेगी पूरे कमरे में। तो उसको चीज़ों को वो समझ गया, रिलेट करके वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी में समझ पाएगा उस चीज़ों को, उससे अपने बड़े-बड़े आंसर्स को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है? एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस। तो वही बात है, कुछ भी समझने के लिए आपको जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासु नहीं होंगे तो क्वेश्चंस नहीं उत्पन्न होंगे। हाउ, व्हाई, व्हेन, इफ, बट ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएँगे तो आप उस आंसर तक नहीं पहुँच सकते। साइंस इज़ रेयरली डन अलोन, मतलब साइंस जो है कि ये बहुत ही कम होता है कि ये अकेले की जाए। जैसे कि एक साइंटिस्ट होता है, अगर चंद्रयान की मैं बात करूँ, तो चंद्रयान को सफल बनाने के लिए कई साइंटिस्ट काम कर रहे थे एक साथ, और जब कई साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे थे, तो अपने अलग-अलग दिमाग को, अपने अलग-अलग क्वेश्चंस को उत्पन्न करके, अपने कए-कए जो प्रेडिक्शंस है उसको करके उस हिसाब से उन्होंने चंद्रयान को क्या किया, सफल बनाया। अगर कोई अकेला साइंटिस्ट कर रहा होता तो ये चीज़ पॉसिबल शायद नहीं हो पाती। इसीलिए अगर आप कोई साइंटिफिकली कोई मेथड को सोच रहे हैं, जैसे कि ये बच्चे हैं यहाँ पर क्या है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ग्रुप में वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन्स और डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोबिंग क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट प्रोबिंग क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स से क्या है, वो एक पर्टिकुलर थीसिस पर पहुंच सकते हैं, जो कि वो उनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? जैसे कि बच्चे यहाँ पर बारिश में भीग रहे हैं, अब कुछ कूद रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या है, सब अलग-अलग तरीके से कुछ सोच रहे हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है, क्या बादल में पानी भरा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर समझनी है। ठीक है? तो ये चैप्टर आपका इतना ही था। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर पे करते हैं। सेशन अगर लंबा हो जाएगा, देख लीजिएगा, आपके लिए नई बुक है, चीज़ों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँगी जिससे कि आपके लिए अच्छी रहेगी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। चलिए, तो ये सेकंड चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विविधता, किसी भी जो जीवित वर्ल्ड है उसमें आपकी विविधताएं हैं किस तरह से। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है? गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स जो आपका चैप्टर है पुरानी वाली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, तो गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। और एक और जो चैप्टर है आपका एनिमल्स वाला, जिसमें है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर हैबिटेट, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, एडेप्टेशन वाला। ठीक है? तो ये 2 चैप्टर्स को क्या कर दिया है, समग्र कर दिया है, एक तरह से एक साथ कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये 2 चैप्टर इसमें पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपकी एक टीचर होती हैं, और ये टीचर और ये आपके एक होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, डॉक्टर, क्या नाम है इनका, डॉक्टर रघु और मनीराम। मनीराम क्या थे, एक बहुत एल्डर, मतलब बड़े मतलब एक बड़े पर्सन हैं, और इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है फॉरेस्ट की, जो पर्पल शर्ट वाले हैं, और जो येलो कुर्ते वाले हैं, ये क्या हैं, ये डॉक्टर हैं।
तो ये जो दोनों जाते हैं और ये बच्चे जा रहे हैं नेचर्स वॉक पर। अब बच्चे नेचर्स वॉक पर जा रहे हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे कि आपको पेडागोजी में समझाया जाता है कि बच्चे अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये बच्चा दूरबीन से देख रहा है, फिर ये बच्चे क्या है, इनकी बातों को सुन रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर टच कर देख रहे हैं, पीछे क्या है, बच्चे अलग से पौधों को देख रहे हैं। तो अलग अलग तरह की चीजों को बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे क्या है, बच्चों की क्या है, जो बोलते हैं ना, ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो रही हैं, जो वो देखने को, सेंस करके चीजों को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। तो नेचर वॉक पर ले जाने का यही एक मोटो है बच्चों को, कि बच्चे खुद देखकर सीखें। तो यहाँ पर भी यही बात है कि मनीराम और जो डॉक्टर राजू हैं, रघु है सॉरी, तो ये क्या कर रहे हैं, टीचर द्वारा इनवाइट किए गए हैं। और रघु 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 जो है, डॉक्टर रघु, ये साइंटिस्ट है, और मनीराम जो है वो नियर बाय कम्युनिटी के एल्डरली पर्सन हैं, जिनको एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है इनका वर्क का, कि इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। अब बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि एक पत्ती है, इस पत्ती में कुछ इस तरह के यहाँ पर वेन्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे जाल जैसे। फिर कुछ देखेंगे कि एक पत्ती वैसी ही है, पर उसमें क्या है, वेन्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, देखा, एक्सप्लोर किया। कुछ क्या है, देखेंगे कि यहाँ पर अच्छा, ऊपर की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, नीचे की सतह क्या होती है, थोड़ी सी खुरदुरी होती है। तो हर चीज बच्चे अपने आप नेचर में कर कर देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर रघु ने क्या एडवाइस किया बच्चों को, टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल। उन्होंने कहा, क्या कहा, सुन कर देखो कि तुम्हें किस तरह की स्मेल को आप समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों को कई तरह के फूल को स्मेल करने को कहा, कई तरह की पत्तियों को स्मेल करने का कहा। ठीक है, फिर नेचर में किस तरह की खुद की अपनी एक महक होती है, उसको स्मेल करने को कहा। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स सुंदर सुंदर होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की स्मेल होती है। इसी तरह मनीराम चाचा जो थे, उन्होंने क्या कहा कि बच्चे तुम लोग अलग अलग तरह की साउंड्स को ध्यान से सुनो। जैसे कोयल अलग बोलती है, ठीक है, फिर पिजन जो है, कबूतर, वो अलग तरीके से बोलता है। तो हर हर जो पक्षी है वो अलग अपनी साउंड निकालता है, तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व करने को कहा। ठीक है, फिर उनको कहा गया कि अपने अपने ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक पे रिकॉर्ड करते रहो, और डिस्कस करेंगे फिर मनीराम चाचा और आपके डॉक्टर रघु। तो सबने अलग अलग चीजों को, क्या है, स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिक स्टार्ट कॉपिंग है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने बताया, डॉक्टर रघु ने, कि हर बर्ड की अलग एक चिर्प, मतलब की आवाज निकालने की क्षमता होती है, जो कि उसको नेचर ने खुद दिया होता है। तो बच्चे क्या है, फिर उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अब देखो, एक्सप्लोर करेंगे बच्चे डिफरेंट इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर यह है कि आप बच्चे, जो गिरी हुई पत्तियां हैं, कभी भी किसी चीज को हार्म नहीं करना है, नेचुरल चीज को। जो गिरी हुई वेस्ट लीव्स हैं, उसको बच्चे अपनी स्क्रैप बुक में लगाएंगे कि कौन सी खुरदरी है, किसमें किस तरह की वेन्स हैं, किसमें किस तरह की जड़ें पाई जा रही हैं। तो ये सब चीजें, जिससे कि कोई चीज को डिस्टर्ब ना हो और उनका काम भी बन जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि कॉमन ग्रास है, सॉफ्ट और थिन होती है, सिंगल लीव्स रोल्ड रेडी फ्रॉम डिफरेंट पोर्शन ऑफ द स्टेम। फिर ग्रीन कलर की होती है, पिंकिश पर्पल। तो ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं बच्चों को क्लासिफाई करने के। व्हाट आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो अब क्या देखा बच्चों ने, कुछ तो पौधे टॉल थे, कुछ शॉर्ट थे, कुछ हार्ड थे, सॉफ्ट स्टेम वाले थे। किन्हीं किन्हीं लीव्स की डिफरेंट शेप्स थी, उनका अरेंजमेंट स्टेम और ब्रांचेस का अलग अलग था, और फ्लावर जो थे अलग अलग तरीके के शेप के और अलग अलग महक के और कलर के थे। तो बच्चों ने क्या किया, ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के हिसाब से यहाँ पर इसको समझा, और यहाँ पर लिखा कि क्रो के पास क्या होता है, ये फ्लाई कर सकता है, वॉक कर सकता है। ठीक, फिर एंट क्या होती है, इसके पास 6 लेग्स होता है। फिर काऊ क्या होती है, ग्रासेस है, इसके पास कितने लेग्स हैं, देव आप खुद बताएंगे कितने लेग्स होते हैं काऊ के पास। तो इस तरह से बच्चों से सिर्फ पूछा जा रहा था। अब देखो यहाँ पर कि अब उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लैंड पर रहते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या है, वो वाटर में रहते हैं। तो जो लैंड पे रह रहे होंगे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो जाते हैं, और जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक हो जाते हैं। जो दोनों में रहते हैं वो आपके एम्फीबियंस हो जाते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस, उभयचर। तो ये सारी चीजें बच्चों को बताई गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बायोडाइवर्सिटी की एक डेफिनेशन दे दी, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। मतलब बहुत तरह के जब प्लांट्स और एनिमल्स एक किसी रीजन में रह रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको वहां की जैव विविधता बोला जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईच मेंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। अब ऐसा नहीं है कि कौवा जो है वो कबूतर का काम करने लगेगा या कुत्ता बिल्ली का काम करने लगेगा, मतलब हर एक मेंबर जो है बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट का, नेचर का, वो क्या है, अपने में अलग रोल प्ले करता है और अलग तरीके से अपना जीवन यापन करता है। अब यहाँ पर बताया कि कैसे किस तरह से ग्रुप्स कर सकते हैं पौधों को और एनिमल्स को अलग अलग। अब देखो किस तरह से ग्रुपिंग बताई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन हाइट ऑफ द प्लांट्स। अब उन्होंने क्या किया, कुछ ने क्या किया, हाइट को चूज किया। यहाँ पर देखो कुछ ने क्या किया कि प्लेस कहाँ पर वो पौधे रह रहे हैं उनकी, या कहाँ पर एनिमल्स रह रहे हैं उनकी, ईटिंग हैबिट्स क्या है, जो प्लांट्स हैं वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, फिर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर हो गया। फिर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हाइट ऑफ द फ्लावर, फिर स्टेम को देखा जाए तो स्टेम की कितनी चौड़ाई है। तो मतलब तरह तरह की वे से क्लासिफाई किया जा सकता है और उनका अलग अलग ग्रुप बनाया जा सकता है। जैसे कि इस बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्रोसरी शॉप है, तो ग्रोसरी शॉप में जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, दाल का एक कॉर्नर बना दिया, मसालों का अलग कॉर्नर बना दिया, जितने भी पल्सेस है उसका अलग कॉर्नर बना दिया, राइस वाला अलग कॉर्नर बना दिया। तो ऐसा होता है कि आदमी जाकर उस ग्रुप वाले सेक्शन से जाकर निकाल सकता है, जैसे शॉपिंग मॉल्स में होता है। तो ग्रुपिंग बहुत जरूरी होती है, क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए और उसको आगे उस पे काम करने के लिए, ठीक है? ग्रुपिंग मेक्स इट ईज़ियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वही जो मैंने आपको बताया। प्लांट शो वेरिएशन, अब यहाँ पर बात करा जाएगा कि जो ग्रुप कर रहे हैं प्लांट्स में, अब प्लांट्स कई तरह के वेरिएशंस को दिखाते हैं, जैसे कि स्टेम से रिलेटेड वेरिएशन हो गया, लीव से रिलेटेड वेरिएशन हो गया, फ्लावर और मूल। अब कैसे, क्या थिकनेस तो कितनी थिक है स्टेम, ठीक है, स्टेम थिक होती है, ट्रंक थोड़ा चौड़ा होता है। हाइट कैसी है, हार्डनेस, वाइल लीव्स वेरी इन डिफरेंट शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। अब देखो प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन टू हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये आपका पिछला ही है कि प्लांट्स को हर्ब, शर्ब और ट्रीज में आप ग्रुप कर सकते हैं। जो आपका हाइट के हिसाब से कुछ जो बेंड हो जा रही है, जिनके पास ब्रांचेस हैं लीव्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगो जो प्लांट ट्री होता है टॉल होता है, रोज मीडियम होता है, टोमेटो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रुपिंग को बताया गया है, सिंपल है, तो कुछ ऐसा नहीं। अब यहाँ से बात आती है कि आपकी ट्रीज, ये पुराना ही ऐड किया गया कि ट्री क्या होते हैं, टॉल होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन बॉडी स्टेम होती है, जो ब्रांचेस होती हैं ये नीचे ग्राउंड से काफी ऊपर की तरफ से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया। अब यहाँ पे शर्ब और हर्ब में बताया है, जो शर्ब्स होते हैं वो जैसे कि अब गुलाब का फूल का हो गया, थोड़े से ऊपर होते हैं, और जो हर्ब होते हैं वो काफी नीचे होते हैं और इनकी जो टहनियां होती हैं बहुत ही मुलायम होती हैं। तो हर्ब, शर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इसके बारे में बताया है। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो कि आपके क्रीप करके चलते हैं जमीन पे, इस तरह से क्रीप करके हुए चलते रहते हैं, जमीन से का ही वो सपोर्ट लेते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, टेंड्रिल्स टाइप के होते हैं, जो कि क्लाइंब करने के लिए किसी की आवश्यकता लेते हैं, और वीक स्टेम्स होती हैं, इसलिए उनको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। ये आपका पिछले एनसीईआरटी का ही है सेम। अब यहाँ पर बात करेंगे शिरा विन्यास की। जो लीफ वेनेशन होते हैं, तो किस तरह से, जैसे हिबिस्कस फ्लावर है तो इसमें हिबिस्कस लीफ किस तरह से रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है, बनाना की लीफ किस तरह से पैरेलल वेनेशन शो करती है, ग्रास की लीफ किस तरह से पैरेलल वेनेशन शो करती है। अब पैरेलल आप किसी भी तरह से हो सकती है, लीफ में मान लो ये इस तरह से पैरेलल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक लीफ बनाई, मान लो इस तरीके से पैरेलल हो गई, तो मतलब सिर्फ पैरेलल में देखा जाता है कि पैटर्न एक जैसा हो, पर यहाँ पर रेटिकुलेट में क्या होता है, जालिका रूपी होते हैं। तो ये आपके किसी भी तरह से हो सकते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और एग्जाम्पल जरूर से याद कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स उठाकर पूछे जाते हैं। चलो और इसको मैं इसलिए लाइन पढ़ देती हूँ। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन, दिस पैटर्न इज रेटिकुलेट वेनेशन, जालिका रूपी होते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो स्टार, यहाँ पर इसको याद कर लेना। लीव्स ऑफ hibiscus exhibit reticulate venation. In some leaves you may observe the veins are parallel, जो कि आपका leaves of banana plant grasses exhibit parallel venation, बहुत इंपॉर्टेंट है। Examples, do you think that plants can be grouped on the basis of venations present in their list? Let us explore roots of the plant. अभी तक हमने देखा कि लीफ में उसकी आकृति के हिसाब से उसमें किस तरह का पैटर्न बना है, उसके हिसाब से हमने उसको ग्रुप किया। अब हम देखेंगे कि एक प्लांट के ऊपर उसकी रूट्स किस हिसाब से उसको क्लासिफाई करती है। तो यहाँ पर खुरपी से उसको रूट को निकाला। अब यहाँ पर देखा गया कि टैप रूट सिस्टम होता है एक, और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मूसलाझड़ और आपका फाइबर युक्त जड़ें होती हैं, तो मूसलाझड़ कहाँ पर मिलती है, मस्टर्ड प्लांट में, और फाइबरस युक्त जड़ आपको ग्लास में देखने को मिलती है, ग्रासेस में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेन रूट है,
ये क्या हो जाती है टैप रूट। तो देखो टैप रूट कुछ इस तरह की होती है कि ये मेन रूट क्या हो जाती है, ये आपकी टैप रूट हो जाती है, ये मेन रूट है, उसके साइड साइड में निकल रही होती हैं सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। पर यहाँ पर फाइब्रस रूट्स कैसी होती है, सिर्फ भरी भरी सी इस तरह से होती है, ठीक है। तो द मेन रूट इज द एंड द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ऑफ टैप रूट इज हिबिस्कस। फिर द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ स्मॉल साइज रूट्स, जिसको फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ईच ऑफ द प्लांट कैरी इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, फिर आपका सदाबहार एंड अदर। अब इनके क्या है, रिकॉर्ड करने हैं इनकी क्या क्या वेनेशंस पाई जाती हैं, ठीक है। देखो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जो टैप रूट होगी, जो टैप रूट होगी इस पे किस तरह का वेनेशन होगा, और जो फाइब्रस रूट होगी, ये आपका पिछले बार भी आपको पढ़ना था और इस बार ही पढ़ना है और इससे क्वेश्चन आता है। तो टैप रूट होगी, अब देखो याद कैसे करोगे, जो पहले से ही सीधा है, जो पहले सीधा है तो वो क्या करेगा, जब वो कॉलेज में जाएगा तो जाकर बिगड़ जाएगा, ठीक है। बिगड़ जाएगा मतलब कि वो उसके पर निकल आए, वो फैल जाएगा। जिसके पहले से पर निकले हुए हैं, अभी मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता, जिसके पहले से पर निकले हुए हैं उसको कॉलेज में भेजा जाएगा, तो उसको वैसे ही उसका टीचर क्या करेगा, पहले ही बोल देगा भाई ये बहुत शैतान बच्चा है, इसको जरा ध्यान देना। तो अब उस पर जब बच्चा, जब वहां का टीचर या प्रिंसिपल ध्यान देगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगर टैप रूट है, टैप रूट है मतलब कि कैसी रूट हो गई, एकदम सीधी सी रूट है, तो उसका वेनेशन लीफ का कैसा पाया जाएगा, जालिका रूपी, मतलब इधर से उधर जाल की तरह फैला हुआ। जब रूट ही फाइब्रस है, कुछ इस तरीके से रूट है, फाइब्रस फाइबर यूपी रूट है, तो वो उसका वेनेशन कैसे रहेगा, उसका पैरेलल वेनेशन रहेगा, एक साथ सीधा सीधा वो बच जाएगा। याद करने का ये तरीका था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, ठीक है। हैव फाइब्रस रूट्स एंड its leaves parallel to venation. जनरली प्लांट्स विद अ रेटिकुलेट वेनेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कर देना। और मैं एज सच आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी, जिसमें की लाइंस आपके लिए मार्क्ड है। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आप मांगोगे तब भेज दूंगी। Plants with reticulate venations have taproot, while those with a parallel venation have fibrous root. Chickpea जो होता है चना is example of plants with taproot and reticulate venation in the leaves. Very important है, very important है। क्यों important है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। चिकपी चना जो होता है वो, उसके पास टैप रूट होता है और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। वीट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन। तो चिकपी और वीट का एग्जाम्पल रट लेना, रट लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एलिमिनेशन में आपसे पूछा ही जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पर आपको कॉटिलेडन्स और जिसमें कि मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करें, ये आपके लिए नया जोड़ा है इस बार, पिछली बार वाले एनसीईआरटी में नहीं था। तो आप अगर एक सीड को देखेंगे, जैसे कि राजमा की जो सीड होती है, तो वो किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से। आपकी राजमा जब बंद होता है तो ऐसा, जब वो फूल जाता है तो क्या हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से इसकी दो सीड्स पाई जाती हैं। तो ये कैसा प्लांट हो जाता है, ये आपका डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट सीड्स होते हैं। और अगर सिंगल सीड है कुछ इस तरह की, जैसे कि आपका मक्के का दाना होता है, तो वो क्या हो जाता है, ये आपका मोनोकॉट होता है। तो जो मोनोकॉट सीड्स होती हैं, जो मोनोकॉट सीड्स होती हैं, वो कैसी हो जाती, वो आपके पैरेलल वेनेशन शो कर रही होती हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो पैरेलल वेनेशन शो करती हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम शो करती हैं। तो इसका मतलब कि कोई भी अगर रूट कैसी है, फाइबर युक्त यू रूट है, फाइबर युक्त रूट है सॉरी, तो उसका पैरेलल वेनेशन शो करेगी वो, ठीक है। ये चीज समझ लेना। और वो कैसे प्लांट्स हो जाएंगे, वो आपके मोनोकॉट वाले प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी जगह पर अगर कोई रूट सिस्टम कैसा है, टैप रूट सिस्टम है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके वेनेशन कैसे होंगे लीफ के, यहाँ पर आपके लीफ के वेनेशन कुछ इस तरह से जालिका रूपी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डाइकॉट या मोनोकॉट होगा, तो यहाँ पर सीड्स आपकी डाइकॉट पाई जाएंगी। तो ये तीन चीज आप इस तरीके से रख लेंगे याद, दिमाग में एक चित्र बनाकर, तो आपको एग्जाम में आसानी होगी, ठीक है। अब हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ग्रुप, तो यहाँ पर जो एडेप्टेशन, यहाँ पर आपका प्लांट्स वाला चैप्टर खत्म होता है। अब देखो इन्होंने इसमें से क्या चीज हटाई है इस चैप्टर में, जो कि पिछले वाले चैप्टर में, सॉरी पिछले टेक्स्ट बुक में आपकी थी। तो इसमें से इन्होंने फ्लावर वाला पार्ट हटा दिया है। फ्लावर वाला पार्ट मुझे अभी देखने को नहीं मिला इस चैप्टर में। अब इसके बाद हम इसमें फ्लावर का जो था ना आपका, कि एंथर, आपका पिस्टिल, फिर आपका एंथर स्टेम में, सॉरी एंथर हो गया। फिर एंथर में क्या क्या होता है, एंथर में आपका ये हो गया एंथर, फिर ये हो गया आपका फिलामेंट, ठीक है। तो ये फिलामेंट हो गया, ये हो गया एंथर, और इस पूरे को बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, ये आपका
ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो ये हो जाता है आपका पिस्टिल। ठीक है, तो ये जो आपका पिछली वाली बुक में था, इस वाले में नहीं है, फ्लावर वाला पार्ट को ओमिट कर दिया है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं हाउ टू ऑर्गेनिजम्स ग्रुप। तो इसमें आपको पढ़ना है अडेप्टेशन वाला चैप्टर। ठीक है, अडेप्टेशन वाला चैप्टर किस तरह से उनका ग्रुपिंग करा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। अब इन्होंने कैसे ग्रुप किया है कि एंट है, जो एंट है उसके पास कितने लेग्स होते हैं। फिर गोट के पास वॉक एंड जंप कर, पिजन फ्लाई करती है विंग से, हाउस फ्लाई लेग्स और विंग्स होते हैं, फिश के पास फिन्स होते हैं। ठीक है, फिश जो है वो तैरती है। इस तरह से आपका ये मूवमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, वॉक करते हैं, हॉप जंप करते हैं। फिर ऐसे एनिमल्स जिनका मूवमेंट के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया, फिर उनको शेप्स के हिसाब से, कलर साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब यहाँ पर ना ये जो बॉक्सेस बने हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये बॉक्सेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि जानकी अम्माल जो थी ये, तो ये इंडियन बॉटनिस्ट थी, इन्होंने एनवायरनमेंट पे काम किया था और इन्होंने हेल्प किया था टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडिया रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। इंडिया की जो अलग अलग तरह की विविधताएं हैं प्लांट्स की, तो उसके बारे में उसको चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस पर काम किया था। शी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस पे, ये नया ऐड है और ये पूछा जा सकता है, पूरी उम्मीद है। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड प्रोग्राम डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब देखो इनका क्या उस पर था कि दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट ऑफ पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। जो पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला की स्टोरी है, इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ moist evergreen forest and its rich biodiversity. Now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by a common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of hydroelectric dam across the, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट जो इसका इनका एक प्रोग्राम था, जो कि यहाँ पर कहाँ था, पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में था। जिसमें क्या था कि जो ब्यूटी है किसकी, एवरग्रीन फॉरेस्ट की, वो क्या रहे, अनटच्ड रहे, उसको कोई टच ना करे, खराब ना कहे। तो यही यहाँ पर है, इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द न्यू फेमस साइलेंट वैली के नाम से ये जो आप सुनते हैं देखते हैं, तो उसको जो था प्रिजर्व किया गया, एक तरह से उसको प्रिजर्विंग करी गई जिससे कि उसमें कोई हार्म ना पहुंचाए और क्या करे, वो वैली जो है वो प्रिजर्व होकर रहे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो कोई कुछ क्या होते हैं, कुछ गोट है अपने पैरों से चल सकती है, ये फिन से अपना मूवमेंट करता है। फिर कैक्टस जो होता है, कैक्टस के बारे में क्या बताया, तो ये क्या है, मतलब तरह तरह के लोग, तरह तरह के जीव अपने अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर कर अपने सराउंडिंग में सर्वाइव कर रहे हैं। इससे ये बताया गया है कि कैक्टस जो है, कैक्टस का पौधा थिक होता है, फ्लैशी स्टेम्स होती हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है डेजर्ट में। दियोदार का जो ट्री होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिससे कि जो स्नो गिरे आए वो नीचे गिर जाए और यहाँ पर अटकी ना रह जाए। ठीक है, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, तो ये क्या हो गए, डाइवर्सिटी हो गई। फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट फाउंड इन डिजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प टॉलरेट हॉट कंडीशंस ऑफ दीज प्लेसेस। अब फ्लैशी क्यों होती है वो, उनकी स्टेम, जिससे कि वो पानी उसको स्टोर कर कर रख सके और जब वो ड्राई कंडीशन हो तब उस पानी का वो इस्तेमाल कर सकें। अब हॉट डिजर्ट इज टिपिकली very hot during the day and very cold at night. Therefore, you will find plants and animals in these areas can tolerate and survive both hot conditions during the day and cold conditions during the night. अब माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स होता है जहां पर स्नोफॉल होता रहता है। इसी तरह से कोनिकल शेप के स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, जिस देवदार ट्रीज में जो आपने देखा है, जिससे कि सारी की सारी बर्फ नीचे गिर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, तो देखो एग्जाम्पल्स याद करते चलो। हमने देखा पहले कि किस तरह से जो आपके देवदार के लीव्स होते हैं, उनके जो सारी स्टेम्स होती हैं, जो उसपे पूरी पत्तियां लगी होती हैं, किस तरह से होती हैं। फिर हमने देखा कि जो डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से उनकी स्टेम्स काफी फ्लैशी होती हैं, जिसमें कि वाटर वो स्टोर कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हॉट डिजर्ट के कैमल होते हैं और जो कोल्ड डिजर्ट के कैमल होते हैं, दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं। और क्या विभिन्नताएं हैं कि ये क्या होती है, ग्राउंड से इनकी ऊंचाई होती है, ग्राउंड से थोड़े नीचे होते हैं। अब ऊंचाई होती है तो इनको हीट जो है वो कम उतनी एहसास होती है। फिर साथ साथ लॉन्ग लेग्स होते हैं इनके विथ वाइड हूफ्स। हूफ्स वाइड क्यों होते हैं इनके, पंजे नाखून वाले, वो इससे जिससे कि इजिली वो चल पाए, कहाँ पर, रेत में। और
साथ ही साथ जिससे कि वो अंदर सैंड के अंदर ना घुस जाएं। इसी जगह पर जो हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल्स इन अ कोल्ड डिजर्ट्स आर कंपैरेटिवली शॉर्टर एंड दोज फाउंड इन हॉट डिजर्ट, दीज शॉर्ट लेग्स अलाउ देम टू वॉक इजिली इन द माउंटेन रीजन्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कैमल की हुप्स की बात भी करी गई है कि जो तो किस तरह से जो एनिमल्स सॉरी जो कैमल है, तो कैमल का जो आपने यहाँ देखा होगा हम्प है जो उसके ऊपर का, तो किस तरह से ये हम्प जो होता है वो एक किसी कैमल में एक होता है और किसी में दो दो पाए जाते हैं। तो जहाँ पर सिंगल पाया जाता है, तो जहाँ पर हॉट डिजर्ट है वहां पर जो हॉट डिजर्ट वाले जो गर्म वाले रेगिस्तान होते हैं वहां पर एक हम्प पाया जाता है जिसमें कि सर्वाइव इन द स्कैरसिटी ऑफ फूड। और कैमल्स इन द कोल्ड डिजर्ट, जो आपके ठंडे डिजर्ट में जो कैमल्स होते हैं इनके पास टू हम्प्स होता है जिससे कि विंटर में इधर उधर जाना ना पड़े और उनको नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट, दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये जो स्टोर्ड फूड हम्प में होता है उसकी वजह से ही ये जीते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? दे ग्रो लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। तो ये लद्दाख रीजन में ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा आपको लाइन जो है वो याद करनी पड़ेगी। इसी जगह पर जो कैमल्स हैं, राजस्थान वाले कैमल्स की बात करी जा रही है, says that camels excrete small amount of urine and dried dung एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। इसी जगह पे एक और चीज है, रोडोडेंड्रॉन्स है। तो रोडोडेंड्रॉन्स ये नया वर्ड यूज किया गया है, पहले नहीं था। तो नीलगिरीज में और आपका सिक्किम में दो जगह के रोडोडेंड्रॉन्स को बताया गया है। और यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो आप लोग कि रोडोडेंड्रॉन्स आपके ये नीलगिरी के हो गए और ये सिक्किम के रोडोडेंड्रॉन्स हैं। तो इनमें क्या होता है यहाँ पर कि जो नीलगिरी वाले रोडोडेंड्रॉन्स हैं इनके पास शॉर्टर हाइट के होते हैं, स्मॉलर लीव्स होती हैं एंड सर्वाइव थ्रू हेवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा जो हवाएं आती हैं माउंटेन्स में, बहुत बर्फीली हवाओं उसमें ये रह पाते हैं। सिक्किम वाले में क्या होता है, इनके पास टॉलर होती हैं ये, और सो इवन प्लांट्स such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive and the conditions of that region। मतलब कि एक तरह से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को बदल लिया है, अपनी चीज को अनुकूल कर लिया है किसमें, एक एनवायरमेंट में रहने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब एक पर्टिकुलर स्थिति है जहां पर किसी भी जीव जंतु को सर्वाइव करना है तो उसको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अडाप्टेशन। ठीक, तो ऐसी जगह जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, ऐसी जगह जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, जहां पर वाटर, एयर, शेल्टर, फूड सब उसको मिल रहा होता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है नो अ साइंटिस्ट। चलिए, तो अब जो सलीम अली हैं, सलीम अली के बारे में हमको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। अरे भाई, हाँ, चलो। तो सलीम अली के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। तो सलीम अली को क्या है, बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला गया, जिसको इनको पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ था। इनको ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व करी डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स की, बर्ड्स किस किस सिचुएशन में, किस किस कंडीशंस में रह सकती हैं, और डॉक्यूमेंट्री तैयार करी थी। और उन्होंने ट्रैवल किया था, पूरे पूरे ट्रैवल रूट्स की डॉक्यूमेंट्री और इनके हैबिटेट की डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया था। फिर he wrote a landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent. He referred to as a birdman of India। ठीक है, इनको birdman of India बोला जाता है। अब यहाँ पर एक बात है कि one way is to group them into those that live on land and that don't live on वाटर। अब यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का, इतनी देर तक हम जो चीजें पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करी गई। कुछ क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कुछ जो वाटर लिविंग होते हैं वो एक्वाटिक हो जाते हैं। टेरेस्ट्रियल जो कि आपके जमीन पे पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पर बात एक्वाटिक जो कि आपकी पानी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में क्या क्या चीजें हो जाएंगी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल के अंदर आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक्वाटिक में, कि एक्वेटिक हैबिटेट में क्या हो जाएगा, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, ये सब क्या हो जाते हैं, एक्वेटिक हो जाते हैं। और कुछ एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, ये आपके दोनों तरह में रह सकते हैं, पानी में भी और बाहर भी। ठीक, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये भी एक पैराग्राफ है, देखते हैं क्या नया दिया हुआ है इन्होंने। तो ये पैराग्राफ आपके लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है कि देखो कि पॉपुलेशंस ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्स हैव डिक्लाइंड इन इंडिया। तो ये पॉपुलेशन क्या थी, कम होती जा रही थी इंडिया में ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो उनका प्राकृतिक एनवायरनमेंट था जहां पर वो रहते थे, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए क्या थे, ये सारे बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब कम होते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया, सबसे पहले क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने,
इनिशिएट किया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि क्या थे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब इनिशिएट हुआ, ये पहला क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, ये 1973 में था। टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क करके इस चीज को पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो ये था बंगाल टाइगर के बारे में। फिर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ये नया आपका इंट्रोड्यूस हुआ है और मेरे ख्याल से ये आप एनसीईआरटीज में पहली बार देख रहे होंगे। तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022, रिसेंटली ऐड हुआ है टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। चीता के पॉपुलेशन में वृद्धि हो, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया। सिमिलरली हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये 3 चीजें आपको ये पैराग्राफ को रट लेना है, ठीक है। चलो, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब यहाँ पर ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो कि आपका सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। तो ये क्या थे, ये अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है, जिसमें कि ये कुछ इस तरह से घने इस तरह से फॉरेस्ट होते हैं, इसमें तरह तरह के जीव जंतु रह सकते हैं अनडिस्टर्ब। और ये प्रोटेक्शन जो है ये कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी कर रही होती है और किसी भी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर अलाउ नहीं करती है, जिससे कि इसीलिए इसको सेक्रेड ग्रुप्स नाम दिया गया। क्योंकि इनका साइज क्या है, वेरी करता है, स्मॉल टू वेरी लार्ज एरिया। और ये बहुत सारे लोगों का क्या है, होम है। यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कटिंग वगैरह ये सब अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या बोला। तो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर अब खत्म हो गया। डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में जो आपका, देखो क्लास 6 में यहाँ पे कुछ चीजें थी जो कि मेरे पास बुक है ओपन, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो इसमें आपका था ना, स्टिमुलाई वगैरह, उद्दीपक, और फिर आपके जो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसकी जो इंट्रोडक्शन था जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसका ये जो पार्ट है इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट, ये क्या कर दिया है, ये दूसरे किसी चैप्टर में उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। जब हम आगे करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही था। इसमें आपको काफी चीजें, आपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पहले पढ़ा था पर इसमें नहीं है। फिर एक्लीमेटाइजेशन के बारे में इस वाली टेक्स्ट बुक में नहीं है, नई वाली टेक्स्ट बुक में। तो जो चीजें हैं नहीं है वो हमें पिछली पता ही है और नए वाले टेक्स्ट बुक से हमें पढ़ना है, तो ये सब चीजें उन्होंने इसमें से हटा दी हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर अब कर लेते हैं। चलिए, अब ये माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला चैप्टर है जो कि आपका क्लास 6 एनसीईआरटी का स्टार्टिंग में ही चैप्टर आपको देखने को मिलता है। आइए देख लेते हैं। तो वही चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट जो बच्चे हैं ये अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। तो इसमें आपको अपना चार्ट बताना है कि आप पूरे दिन में क्या क्या, मंडे को खा रहे हैं, क्या आप ट्यूसडे को खा रहे हैं, क्या वेडनेसडे को खा रहे हैं। तो इससे ये कंपेयर कर सके कि क्या आप हेल्दी खाते हैं और क्या चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। फिर इसमें जैसे पंजाब, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड आइटम्स बताए गए हैं और ये ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में एक तरह से डाइवर्सिटी बताई गई है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में किस तरह से खाया जाता है। जैसे कर्नाटक में राइस रागी, मणिपुर में राइस बैम्बू, फिर मेज व्हीट चिकपी, ये सब क्या है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, तो ये सब आपका क्या है पंजाब में खाए जाते हैं। तो ये सिंपल चीज है। अब यहाँ पर इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन। वही बात है कि जहां पर जो चीज उगेगी वहां पर वही चीज खाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो चूल्हा था, पहले चूल्हा चलता था, फिर मॉडर्न गैस बनी, फिर कैसे पहले सिलबट्टे पे हर चीज को पीसा जाता था, फिर अब क्या है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का इस्तेमाल होने लगा। तो ट्रेडिशनली बच्चों को मॉडर्न वे से क्या है जोड़ा गया है कि ट्रेडिशन में क्या चीजें चल रही हैं उसका भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन चैप्टर जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गए। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई हैं इस वाले चैप्टर, इस वाले सेशन में, मतलब इस सेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग कि सेम इमेज है एनसीईआरटी की पिछली वाली कि वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। जब हम बहुत देर तक नहीं खाते हैं तो हम क्या है कि एनर्जी लेस हो जाते हैं। तो ग्लूकोज, अब इसमें यहाँ बताया गया है कि ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है जो कि हमको और क्या है, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और जो एनर्जी सोर्स का इंस्टेंट है, ठीक है। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो और सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट के। अब यहाँ पर आपने देखा है कि बेसन का लड्डू, व्हीट फ्लोर एंड घी अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूस अलोंग विद गोंद। तो ये सब क्या है, ये सब में क्या होता है आपका फैट्स पाया जाता है। तो ये अनदर काइंड ऑफ क्या है, एक तरह का फूड कंपोनेंट हो गया। फिर बताया सम सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड और एनिमल्स।
pumpkin seeds, sunflower are some of the फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो फैट क्या होता है? एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि फैट क्या है? एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी के, इंस्टेंट एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से मिली। देखो यहाँ पर लिखा है लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए बोल रही हूँ। और ये सीटेट वाले तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ग्लूकोज के लिए क्या लिखा है? ग्लूकोज प्रोवाइड्स अस इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये लाइन को स्टार मार्क कर लीजिए। और यहाँ पर क्या लिखा है फैट के बारे में? फैट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी पूछी जाएगी तो फैट है, और इंस्टेंट एनर्जी पूछी जाएगी तो आपकी ग्लूकोज है, ठीक है। चलो अब देखो, अब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स provide us energy for performing various activities. They are called energy giving foods, ठीक। एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से जाना जाता है। अब पोलर बियर अक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट। अब देखो यहाँ पर ये पोलर बियर है, ठीक है। पोलर बियर अक्यूमुलेट लॉट ऑफ फैट अंडर द स्किन। दिस फैट सर्व एज अ एनर्जी सोर्स। इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग द मंथ्स लॉन्ग विंटर, इनेबलिंग टू सर्वाइव इन विदाउट ईटिंग। मतलब ये जो फैट का एक काम करता है उसकी स्किन, वो फैट का तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ एक काम और करती है कि वो जब ठंडी के समय में रह रहा होता है तो उसको प्रोवाइड कर, थोड़ी गर्मी देती है जिससे कि वो इजीली रह पाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो सेम आपकी पहली वाली बुक की इमेज है इसमें। quantities of people get protein from plants as well as animals। अब क्या pulses, beans, ठीक है। फिर प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प अस इन। अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर स्टार मार्क करेंगे, जिससे से इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज दे रही थी, फिर स्टोर्ड एनर्जी हमको दे रहा था। स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से मिल रही थी? फैट से। प्रोटीन्स क्या कर रही है? प्रोटीन्स ग्रोथ और रिपेयर में हमारी बॉडी में मदद करती है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, जो कि हमने पिछली एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ अ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखो कि हैव यू एवर सीन द मशरूम? दे ग्रो इन अ डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल सोर्सेज, जो एडिबल मशरूम्स होते हैं ये गुड सोर्सेज होते हैं किसके? प्रोटीन के हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, नई ऐड करी गई है एनसीईआरटी में, पहले नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या, वाई डू यू थिंक वी एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग फ्रूट वेजिटेबल्स एंड जो फूड कंपोनेंट्स है उसका क्या इस्तेमाल होता है? अब यहाँ पर एक जो केस दिया हुआ है इन्होंने, ये सब नई चीजें इसमें ऐड करी है गए हैं कि बहुत पुराने समय की बात है कि जो लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स ऑफन सफर फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स। तो उनकी जो मसूड़े थे वो उसमें से खून निकलने आता लगता था और स्वेल कर जाते थे गम्स। तो ये देखा गया कि अगर सेलर्स, कुछ जो स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंजेस, जिन्होंने खट्टे फलों का सेवन किया, वो क्या है, जल्दी उनकी रिकवरी हुई। और ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। और ये डिजीज कौन सी होती है? स्कर्वी होती है, जो कि विटामिन सी की कमी से हो जाती है, ठीक है। तो किस तरह से इन्होंने सिट्रस फ्रूट्स का बात की। अब यहाँ पर ये बताया कि ग्वाइटर के बारे में बात बताई है, ठीक है। तो ग्वाइटर जो है वो आपका आयोडाइज सॉल्ट के अंदर आपका ग्वाइटर होता है, सॉरी आयोडाइज सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है, जिसकी वजह से ग्वाइटर नहीं होता और स्वेलन नेक हो जाती है अगर इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो these symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this green region resulting in lack of iodine in the local food and water supply, ठीक है। तो ये इसकी बताया केस 2। फिर यहाँ पर बताया कि सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी नेम अगरयाल। फिर यहाँ पर अगरियास के बारे में बताया, सिंपल पूछ सकते हैं अगरियास के क्या काम करते हैं? तो ये सी वाटर से सॉल्ट को क्या करते हैं? निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ डिजीजेस हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो ये आपका चार्ट, आपको वापस इसको रट लो वाला चार्ट है, तो इसको रट लेना और रट कर एनसीईआरटी के पुराने चार्ट से अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि चीज़ों को इन्होंने जो सोर्सेज हैं इसमें डाल दिए हैं प्रॉपरली सोर्सेज। तो आपके एग्जाम में सोर्सेज से भी क्वेश्चंस आता है, तो इस वाले चार्ट को याद कर लेना। चीज़ें उतनी ही दी हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, C, D, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन उतना ही है, थोड़ा सा इसमें सोर्सेज वाला पार्ट को बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो विटामिन होते हैं वो A, B, C, D एंड मिनरल्स, ठीक है। आज ग्रुप ऑफ फूड कंपोनेंट्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। तो मिनरल्स और विटामिन का काम क्या होता है? डिजीज से बचाना, और विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर्स को कॉज करता है। अब यहाँ पर देखो क्या, फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर, प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमें डिफरेंट डिजीजेस से बचाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है,
वही सेम चीज़ जो कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी में था कि विटामिन सी और अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। तो इसका मतलब गर्म करने से विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, उसकी जो उसका जो तत्व होता है वो खत्म हो जाता है। वॉशिंग कट और पील वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स may also result in loss of some of the vitamins। तो सब्जी को धो के काटना चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ पर बात आ गई डाइटरी फाइबर्स की। तो इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में सेम एज सच दिया है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज बोलते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करते, कोई पोषक तत्व नहीं देते, पर फिर भी ये डाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। तो यहाँ पर प्रॉपरली स्टूल जो है वो पास हो जाए, प्रॉपर आपका पेट साफ हो जाए, इसके लिए इसका इम्पोर्टेंट बहुत होता है। इसलिए फाइबर युक्त जो है खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर ना एक टर्म इन्होंने ऐड किया है मिलेट्स, जो कि अभी आपको चैप्टर में दिखेगा, जो कि पहले पुरानी एनसीईआरटी में आपको नहीं दिखेगा। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अब आपको देखो रफेज कहाँ-कहाँ मिलते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are a good source of roughage। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट जो होते हैं काफी हद तक पॉसिबल करते हैं चीजों को। अब वाटर जो है, अब हमने सब कुछ देखा, पर वाटर साथ में क्या है, एसेंशियल होता है सारी चीजों को मिक्सअप करने के लिए, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। तो ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी करता है, चीजों को मिक्स भी करता है और रिमूव आउट भी करता है हमारी बॉडी से चीजों को, ठीक है, जो हार्मफुल चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उनके क्या है, टेस्ट है, जो कि हमारे पिछली बुक में भी थे। जैसे स्टार्च का टेस्ट हो गया, तो स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या क्या सेम चीज है वैसे ही है, कुछ अलग नहीं किया इन्होंने। आपको क्या याद रखना है कि कोई भी फूड सैंपल लिया जिसमें स्टार्च है, अगर देखना है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो आप क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जा रहा है, ये आयोडीन का सॉल्यूशन है, इसमें डाल दिया, ब्लू ब्लैक कलर आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्च प्रेजेंट है। फिर क्या है, टेस्ट फॉर फैट, क्या पैच टेस्ट होता है कि ऑयली पैचेस आ जाते हैं, अगर घी वी का होगा तो ऑयली पैचेस आ जाते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि उस फूड में फैट प्रेजेंट है। टेस्ट ऑफ प्रोटीन में क्या है कि आपका सेम वही टेस्ट है। तो क्या करना क्या है इसमें, वापस से 3 to 2 टेबल स्पून ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल। तो वाटर लेना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और टेक एन ड्रॉप ऑन 10 कास्टिक सोडा। तो वही बात है कि आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 लेना है, कास्टिक सोडा लेना है 10 ड्रॉप्स ऑफ, ठीक, और इसको शेक करना है और वापस अगर फूड सैंपल में प्रेजेंट होगा तो वॉयलेट कलर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव टेस्ट होगा तो वॉयलेट कलर, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो वॉयलेट कलर आया तो वही सेम चीज़ है। क्या देखो, यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया, कास्टिक सोडा लिया, इसको इसमें ऐड कर दिया। अगर इसमें वॉयलेट कलर आ गया तो इंडिकेट करेगा प्रोटीन है, अगर नहीं आया तो नहीं इंडिकेट करेगा भाई नहीं है, जाओ तुम लोग अपना रास्ता नापो, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पर बैलेंस डाइट क्या होती है कि हर एक चीज का डाइट सेम चीज है पिछली एनसीईआरटी का, कि डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सफेज एंड वाटर इन अ राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज बैलेंस डाइट, ठीक है, हर चीज एक प्रॉपर उसमें होना चाहिए। देखो अब ये चीज यहाँ पर इन्होंने, ये चार्ट जो है इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चों के लिए ये चार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये चार्ट है कि आपको हर चीज का न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन दिया है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन कि किसमें क्या चीज है, ठीक है। तो जो वेफर की बात करी जाए तो वेफर में क्या क्या चीजें होती, कितना फैट होता है, और रोस्टेड चने में कितना फैट होता है। तो यहाँ देख सकते हो फैट 6.26 है, यहाँ पे 35 ग्राम्स है, तो कितना अंतर है। तो ये बताया है कि पोटैटो वेफर इज जो न्यूट्रिशियस नहीं होता, पर रोस्टेड चना बहुत न्यूट्रिशियस होता है। प्रोटीन देखो 18 है, यहाँ पर 7 है, फाइबर 4 है, यहाँ पर 16 है, कार्बोहाइड्रेट आपका 58 है, पर कार्बोहाइड्रेट ये आपका हेल्पफुल रहेगा आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको, अब देखो ये जो आपका फसई के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई इज अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो खाने के पदार्थ आपको मार्केट में मिलते हैं, पैक्ड फूड हो गए, तो इसमें फूड क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, इसके लिए फसाई को बनाया गया। जैसे कि इसमें क्या है कि हर एक फूड प्रोडक्ट पर क्या है, उसको अपना इंफॉर्मेशन देना होगा, जो कि उसका न्यूट्रिएंट्स का कवर के ऊपर लिखना होगा, किसमें फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, अदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, सारी चीजें। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है
प्रोसेसिंग के समय तो उस समय उसमें मतलब उस पैकेज में उतना न्यूट्रिशन लेवल नहीं होगा जितना चाहिए होता है, तो उसमें क्या होगा कि अलग से न्यूट्रिशन को ऐड किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफिकेशन डायरेक्टली पूछेंगे स्टेटमेंट में देके, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू एंड क्वालिटी। आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट और बेबी फूड में क्या है कि प्रॉपरली चेक किया जाता है, अगर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है तो उसमें ऐड किया जाता है। ये फोर्टिफाइड फूड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड। अब यहाँ पर ये आपका मोदी गवर्नमेंट है, तो ये जरूर ऐड होगा। मिलेट्स वाला, मिलेट्स मेला भी लगा था कई जगह पर, जो कि न्यूट्रिशन रिच सीरियल कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जवार, बाजरा, रागी, सनवा, ये सब क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपका क्या है, ये आपका नेटिव क्रॉप्स के अंदर आती है, कि भाई ये हमारी खुद की क्रॉप्स हैं, कहीं से हमने मांगी नहीं है। ठीक है, तो मिलेट्स आर अ स्मॉल साइज grains that have an integral part of Indian diet for centuries. They have regained popularity due to numerous health benefits. They are good source of vitamins, minerals, iron, calcium, and dietary fibers as well. This is the reason they are called cereals. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ये नया इंक्लूड हुआ है। they contribute significantly to balanced diet and required for the normal functioning of the body. तो बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि फार्मर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, फिर थ्रेशिंग और विनोइंग कर रहे हैं, फिर स्टोर कर रहे हैं, फिर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स, फिर इसको किस तरह से प्लेट में सर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग of wheat or any other food items from the producers to the consumers is known as food miles। मतलब हर एक माइल को क्रॉस करते हुए किस तरह से फूड जो है वो प्लेट तक पहुंचता है, जिसमें कि लोकल लोगों का भी सपोर्ट, फार्मर्स का सपोर्ट, और हर चीज को फ्रेश रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वही बात है कि ईट हेल्दी, रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर, जिससे कि आप क्या है, अच्छे अच्छे तरह के खाने को खा पाए। तो यहाँ पर जाकर हमारे 3 चैप्टर्स खत्म होते हैं। चलिए आइए 4th चैप्टर को कंप्लीट करें। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जो कि आपके पुरानी टेक्स्ट बुक में था, फन विथ मैग्नेट्स के नाम से। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। वही बताया है कि जो कंपास है, सिंपल कंपास है, तो she learned that travelers use a device known as magnetic compasses for finding the directions। तो डायरेक्शंस को, दिशाओं को देखने के लिए कंपास का इस्तेमाल पहले होता था, और आज भी हम करते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कॉमन आइटम्स हैं, इसमें किस तरह से मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैग्नेट आपने देखा होगा, इस तरह की पिन हो गई, या आपके वॉलेट में मैग्नेट लगा होता है, आपके स्कूल के बॉक्स में मैग्नेट लगा होता है, घर में मैग्नेट लगा होता है, हम फ्रिज के ऊपर मैग्नेट चिपकाते हैं। तो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स का यूज जगह जगह पर होता है। फिर डिफरेंट तरह की शेप्स ऑफ मैग्नेट बताई है, कि बार मैग्नेट का शेप ये होता है, ये यू शेप मैग्नेट, या इसको हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं, ये रिंग मैग्नेट है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसमें आपको देखो ये क्या है कि कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, उस पर अट्रैक्ट होंगे, और कुछ जो नहीं होंगे अट्रैक्ट, वो नॉन मैग्नेटिक के अंतर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद ही सॉल्व करना है चीजों को। अब यहाँ पर आपको मेन चीज इसमें यहाँ से पढ़नी है कि द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें कि निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ये है कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। आयरन, निकल, कोबाल्ट क्या होते हैं, ये आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, एंड अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जो अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चुंबकीय होते हैं कुछ, और अचुंबकीय होते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज है कि अगर आयरन फिलिंग वाला भाई एग्जाम्पल दिया कि ये मेरे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब यहाँ पर आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो ये सारी आयरन फिलिंग्स क्या होंगे, इसके बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर आकर ज्यादा चिपकेंगी। तो ये यहाँ पर बताया गया कि do the iron fillings stick all over the magnet uniformly? So we find that maximum iron fillings stick near the ends of the bar magnet, और very filled जो कि बाकी जगह पर बहुत कम पाई गई। These ends are of the magnet। अब इन एंड्स को क्या बताया गया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, मोस्ट आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का मैग्नेट रहेगा, पर क्या होगा, वो पोल पर ही जाकर ज्यादा अच्छे से चिपकेगी। इफ मैग्नेट इज ब्रोकन, अगर मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, तो तोड़ दिया जाएगा तो हर का नॉर्थ और हर का साउथ पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है,
फिर यहाँ पर बताया गया कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होता है, हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर वो स्टिल हो जाता है। दिस लाइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। तो यहाँ पर ये आगे आपको कंक्लूजन निकल जाएगा कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वही सेम एक्सपेरिमेंट जैसे कि आपको पुरानी टेक्स्ट बुक में दिया था। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द अदर एंड ऑफ दैट पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट ऑन अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि ये जो अर्थ है ये इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, क्योंकि अर्थ खुद से एक तरह से जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसीलिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर एक बार मैग्नेट रेस्ट कर देता है। अब इस प्रॉपर्टी को कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है, तो इसका इस्तेमाल डायरेक्शंस को फाइंड करने में यूज करते हैं, जो कि मैग्नेटिक कंपास में हम लगाते हैं। ठीक है, तो कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा कंपास की नीडल जो होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरह से आकर रुक जाती है, जिससे कि और डायरेक्शंस को निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक ये बॉक्स दिया है, इसमें दिया है मत्स्य यंत्र के बारे में। तो मत्स्य यंत्र जो है आपका, इसमें क्या होता है कि पहले जैसे जब ये मैग्नेटिक कंपास नहीं इस्तेमाल किया जाता था, तो एक फिश शेप का क्या है, much before the widespread use of modern magnetic compass, a device similar to compass needle was used by Indian investigation at sea. It considered to as magnetized fish shape iron piece. fish shape का iron piece होता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल, उसको पानी उसको ऑयल में रखा जाता था। इट इज कॉल्ड मत्स्य यंत्र। तो मत्स्य यंत्र आप समझ लेना कि फिश की शेप की तरह एक मैग्नेटिक पीस होता है, आयरन पीस होता है, मैग्नेटाइज फिश आयरन, मतलब जो कि मैग्नेटाइज किया जाता है। जैसे कि एक अगर निडल को आप खुद भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं इस तरीके से 30 to 40 टाइम उसके चारों ओर इसको घसेंगे मैग्नेट को, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी शो करने लगता है। तो इसी तरह से ये मत्स्य यंत्र को भी बनाया गया था। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। तो वही बात है कि जो मैग्नेट्स होते हैं, ये अब आप यहाँ देखो, ये आपको एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है। बहुत अच्छा सा मुझे एक्सपेरिमेंट लगा ये, कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे इसमें बनाए गए हैं। ये देखो, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है, मैं डिफरेंट मार्कर से बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हमेशा नॉर्थ अट्रैक्ट करता है किसको, साउथ को, साउथ अट्रैक्ट करता है नॉर्थ को। नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाएगा तो ये रिपेल करेगा। साउथ के आगे अगर साउथ आ जाएगा तो ये भी रिपेल करेंगे और अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि ये पेंसिल्स हैं। आप खुद सोचो, यहाँ पर मैग्नेट बी है, ये मैग्नेट ए है, यहाँ से इसको अट्रैक्ट करा रहे हैं, तो मतलब नॉर्थ के पास साउथ है, तो ये यहाँ से पकड़ा हो, यहाँ से पोजीशन क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा सा मुझे एक्सपेरिमेंट, बड़ा मजा आया मुझे एक्सपेरिमेंट देखे। यहाँ से क्या है, ये पोजीशन इन्होंने फिक्स करके रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये बियरिंग्स का काम कर रहे हैं, जो एक तरह से पहिए का काम कर रहा है। ठीक है, पहिए काम कर रहा है, इसके ऊपर क्या है, ये मैग्नेट उन्होंने लगा दी है। अब खुद सोचो, नॉर्थ के बाद यहाँ पर क्या है, साउथ है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ये पेंसिल भी सारी घूमती हुई आएंगी कि नहीं आएंगी, आगे आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर भी साउथ है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये हल्की सी दूर जाती हुई, ये तो यहाँ से फिक्स पॉइंट है ना, ये पॉइंट कैसा है, फिक्स है, तो ये क्या होगा, हल्का सा दूर जाता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट लगा मुझे, और मैं इसको कर कर भी देखूंगी खुद से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी। लाइक पोल्स क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सेम चीज इसमें उन्होंने बताई है कि किस तरह से कंपास के बीच में भी अगर यहाँ पर एक वुड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपास नीडल एंड मैग्नेट विद अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। तो विदाउट डिस्टर्बिंग बार मैग्नेट एंड द कंपास, प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द परपेंडिकुलर, ऑब्जर्व द कंपास. Is there any effect on deflection of compass needle due to the piece of wood? Record your observation. Repeat the process of replacing the piece of wood by cardboard sheet. तो क्या you will observe that there is no applicable change in the deflection of needle when a sheet of any of the above material is placed in between the magnet and the compass needle. So we can conclude that magnetic effect can act through non-magnetic materials. ठीक है, तो ये यहाँ से समझ में आया। अब फन विथ मैग्नेट्स में क्या हो गया, इस तरह से तरह तरह की चीजों को करके देखा। फिर यहाँ पर कैसे इस पॉइंट से इसको अट्रैक्ट किया, मतलब बाहर मैग्नेट है, पानी से ऊपर चला गया। अब वापस से एक और एग्जाम्पल लिया इन्होंने,
बड़ा अच्छा सा, कि इन्होंने क्या किया, मैच बॉक्स से एक तरह से ट्रे गाड़ी टाइप की बना दी, यहाँ पर बटन लगा दिए, फिट कर दिया और यहाँ पे मैग्नेट रख दिया। अब ये देखो ये क्या थे कि दोनों सिमिलर पोल्स थे, सिमिलर पोल्स एक पास होंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये क्या है, खिसक जाएगी इधर। अगर यहाँ पर एक पोल होता, यहाँ पे मान लो एन होता, कोई डिफरेंट पोल होता ऊपर अपोजिट वाला, तो ये क्या करते, एक दूसरे से टकरा जाते। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो मेन इस वाली बुक में ना आपको अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सब चीजें बताया गया है। अब देखो, अब इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर दिया गया है कि कहीं कहीं तो मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है प्रॉपरली, पर कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है व्हाइट डॉट, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये व्हाइट डॉट। तो ये व्हाइट डॉट किसको इंडिकेट करती है, ये नॉर्थ रहती है व्हाइट डॉट। ठीक है, और जो प्लेन हिस्सा रहता है ये क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है साउथ हिस्सा। ठीक। अब दूसरी चीज क्या है कि कैसे मुझे सेफली आप स्टोर कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है, पिछले बुक में ऐसे ही दे दिया गया था। तो ये बताया कि एक ये इस के बीच में आयरन पीस लगा दो, ठीक है, और बीच में क्या कर दो, एक वुड को ऐसे अटैच कर दो। और अनलाइक पोल्सेस को स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स, पेयर्स में हमेशा रखो मुझे इस तरीके से, ऑन सेम साइड विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट पेन अक्रॉस द एंड। तो इस तरह से मुझे, इस तरीके से मुझे रखना चाहिए, जो अनलाइक पोल्सेस हैं, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में क्या हो गया, ये वुड का पीस हो गया और साइड में आयरन हो गया। तो इस तरीके से मैं सेफली रह सकता हूँ। मुझे हीट नहीं करो, हैमर से मत पीटो, नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स। ये न्यू पॉइंट इन्होंने ऐड किया है, न्यू पॉइंट ऐड किया है। अब पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट और था कि ऊपर से गिराने से, मतलब गिराने से क्या होता है, बार बार नीचे गिराते रहोगे तो मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो पहली बुक का आपका, पिछली वाली बुक का ये वाला पॉइंट इन्होंने हटा दिया है, इसमें रिमोट कंट्रोल ऑफ फोन्स के पास से मैग्नेट को हटाने को कहा है। तो ये पॉइंट इसमें नया ऐड किया है, इसको याद कर लीजिएगा, बाकी आपको पॉइंट्स पता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर है मटेरियल्स अराउंड अस, जो कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी की बुक में इस नाम से था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप इस नाम से चैप्टर था, और अब है मटेरियल्स अराउंड अस। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई चीज सिमिलर कैसी है, कोई चीज डिफरेंट कैसी है। मतलब देख, यहाँ पर दो बच्चे दिखाए गए हैं। देखो चीजें बहुत आसान है, कोई ऐसी कठिन नहीं है, बस एक बार सुन लो, चीजें आपको समझ में। ये बच्चे हैं, तो एक देख रहा है मेरे पास ग्रीन बुक है, एक मेरे बोल रहा है मेरे पास येलो बुक है। तो इस तरीके से यहाँ पर के शेप्स और कलर के हिसाब से कोई चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई चीज कितनी भारी है, कोई चीज कितनी हल्की है, उस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंसेस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मटेरियल। किसी भी चीज से अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो उसको मटेरियल बोला जाता है। आप किसी भी मटेरियल को अगर ग्रुपिंग करनी है उसकी, तो उसको ग्रुप कर सकते हैं उसके शेप के हिसाब से, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस और मटेरियल्स के हिसाब से उसको ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी इसी अरेंजमेंट को, जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करी जाए कि भाई ये प्लास्टिक का है, ये स्टील का है, ये आयरन का है, ये सिल्वर का है, तो ये क्या हो जाता है, उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया है, इसमें कुछ ऐसा अलग बात। फिर टेनिस बॉल, जो टेनिस बॉल होती है वो कैसी होती है, वो बाउंस हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन का तरीका है, जितनी भी बाउंसिंग वाली बॉल्स हैं वो एक तरफ रख गई। क्रिकेट की बॉल क्या होती है, काफी हार्ड होती है और उतनी बाउंस नहीं होती है। ठीक है, ये हैंड एक्सरसाइज बॉल है, तो जितनी सॉफ्ट बॉल है वो एक तरफ रख दी गई। ठीक, फिर इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया गया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, कलर, मटेरियल्स दैट इज मेड अप ऑफ। फिर यहाँ पर आपको पढ़ना है मेन, जो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि शाइनी होते हैं, कुछ होते हैं जो कि नॉन शाइनी होते हैं। ठीक है, तो शाइनी मटेरियल्स को एक तरफ ग्रुप कर दिया, नॉन शाइनी को एक तरफ ग्रुप कर। नॉट ऑल मटेरियल्स हैज शाइन्स आर मेटल्स। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी लिख दिया, और ये एक्सेप्शन आपका इंपॉर्टेंट है कि हर मटेरियल जो कि शाइन करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मेटल है। ठीक है, ऑल ग्लिटर्स दैट आर नॉट गोल्ड, सर्फेस ऑफ सम मेटल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग। अब कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो ये वर्गीकरण का एक तरीका हो गया। ठीक है, फिर क्या है, फिर मतलब इस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है जो याद करने वाला हो। ट्रांसपेरेंट, कुछ मटेरियल्स जो जिनके सी थ्रू होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे सेलोफेन पेपर, आपका ट्रांसपेरेंट शीट।
फिर ओपेक होते हैं, मतलब जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे दीवार हो गई। ट्रांसलूसेंट जैसे कि आपका धुंधला वाला शीशा हो गया, जिसमें से आप हल्का सा देख सकते हैं कौन क्या किधर है। फिर व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर, अब ऐसे कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपको दिया जाए कि सैंड है, शुगर है, सॉल्ट है, तो विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का एक तरीका हो गया। ठीक है, फिर देखा गया कि कौन सा इनसॉल्युबल है, तो जो सॉल्ट होगा वो सॉल्युबल हो गया, शुगर सॉल्युबल हो गई, पर सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है। तो इस तरीके से आप क्या है इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, फिर बस इसमें इतना ही दिया है। स्पेस और वॉल्यूम, स्पेस और वॉल्यूम बताया है कि पानी जितना, इतना ये पानी है तो इसका वॉल्यूम इतना है, और उसने इतनी स्पेस क्या है खाली छोड़ दी। ठीक है, इसमें इतना पानी है, तो इसमें अगर मैं स्पेस की बात करूं तो इसमें इतनी स्पेस को क्या करा, खाली छोड़ा, इसने इतनी स्पेस को खाली छोड़ा। तो जितना स्पेस खाली है वो क्या हो जाता है, वो उसका स्पेस हो गया, और इतना पानी जो है नीचे भरा हुआ है वो उसका वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें है प्रेजेंट। तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज द वॉल्यूम, तो कितना स्पेस पानी ने ऑक्यूपाई किया है वो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम हो जाता है। फिर वही बात है, द बॉटल्स ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड 500, तो दोनों का क्या होगा, चाहे दूध है, चाहे पानी है, चाहे तेल है, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 500 ml ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या है, अगर लिक्विड सेम है तो वॉल्यूम उतना ही रहता है। ठीक है, फिर बस ये इतना ही है इस चैप्टर में। इसके बाद मैटर का सिर्फ डेफिनेशन दे दी है, मैटर आप पढ़ेंगे क्लास 9th में, जब डीप में पढ़ेंगे। इसमें बस इतना बता दिया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अब आइए चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये आपका क्लास सेवेंथ की बुक में आपका हीट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वहां से ये चैप्टर उठा के ले लिया गया है इस बुक में। आओ चलो पढ़ लेते हैं चैप्टर। उसमें आपने पढ़ा है कि कोई चीज हॉट और कोल्ड क्या है, तो कोई चीज कितनी ठंडी है। ठीक है, तो हॉट और कोल्ड को समझने के लिए इसमें जहां जहां रुकना होगा ना वहां वहां हम रुकेंगे। तो जैसे ये है, अब इसने इसमें हाथ डाला, तो ये मान लो एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है। ठीक है, इसको करके फिर निकाल के इसमें डाल देती है। मान लो यहाँ पर हॉट वाटर है, तो जब ये इसमें डालेगी तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ठंडा पानी। जब ये वाला हैंड इसमें डालेगी, अब यहाँ पर है यहाँ पर है ठंडा पानी, तो यहाँ पर डालेगी तो उसको कैसे लगेगा पानी, हॉट वाटर। तो सिर्फ टच करने से, फील करने से हम ये नहीं समझ सकते कोई चीज कितनी ठंडी है कि गर्म है। और सबसे पहली बात है, टेम्परेचर होता क्या है, तो एक रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज टेम्परेचर। मतलब किसी भी चीज का कितना कोई चीज कितनी गर्म है या कोई चीज कितनी ठंडी है वो कैसे बता सकते हैं, वो उसके टेम्परेचर से हम नाप सकते हैं। इसी जगह पर थर्मामीटर, तो थर्मामीटर ये बताता है कोई चीज कितनी गर्म है। द डिवाइस दैट मेजर द टेम्परेचर, एक टेम्परेचर को बताता है, वो क्या है, वो थर्मामीटर है। ठीक, तो थर्मामीटर एग्जैक्ट चीज बताता है, एग्जैक्ट मेजर बताता है टेम्परेचर का। ठीक, अब क्लिनिकल थर्मामीटर है और लेबोरेटरी थर्मामीटर है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है हम क्लिनिक्स में यूज करते हैं, जो कि डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है। अब डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है। पहले हम किस तरह का थर्मामीटर यूज करते थे, पहले अर्लियर मर्करी थर्मामीटर्स वर यूज्ड, जो कि टॉक्सिक होता था और डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द थर्मामीटर ब्रेक एक्सीडेंटली, और डिजिटल थर्मामीटर पोज नो रिस्क, ऑल्सो द नंबर इज इन द डिस्प्ले इज इजियर टू रीड। तो ये रीड करने में भी प्रॉब्लम होती थी, और क्या था, वो डिग्री और सेल्सियस में रहता था। ये क्या डायरेक्टली हमें सेंस, ड्यूरिंग द कोविड 19 pandemic, some special thermometers were used which could measure the temperature of a person from a distance। ये डिस्टेंस से मेजर कर लिए जाते हैं थर्मामीटर, डिस्टेंस से। ये हो गया कोविड वर्क की इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। अब कोविड के समय आए गए कि पास में कोई कांटेक्ट ना हो, दूर से इस तरीके से टेम्परेचर को नाप लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको प्रिकॉशंस हैं, टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर, टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विद सोप, व्हाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन टू कीप द डिजिटल पोर्शन डिस्प्ले आउट ऑफ वाटर, और डू नॉट होल्ड द टेम्परेचर बाय द टिप, टिप से कभी नहीं इसको होल्ड करना है। ये सब चीजें आपको ध्यान से रखनी पड़ेंगी, माउथ में ना डाल के उसको क्या है, उसको साइड में यूज करना होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37.0, ये क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब द टेम्परेचर ऑफ every person may not be 37.0, we can call normal temperature is the average of body temperature of a large number of healthy person. A perfectly healthy person may therefore have normal temperature slightly different from 37.3 ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स डज नॉट नॉर्मली गोज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर
स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल डिजिटल थर्मामीटर कैन बी यूज ऑल्सो प्लेस इन आर्मपिट, मतलब साइड में लगा सकते हैं। द टेम्परेचर मेजर्ड इन दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। मतलब अगर आप मुंह में लगाते हैं, मुंह से की अपेक्षा साइड का टेम्परेचर 0.5 और 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम आता है हमेशा। ठीक है, देयर इज अनदर स्केल जो कि फ़ारेनहाइट स्केल है। ऑन द स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, टेम्परेचर मेजर्ड एज 37 डिग्री। अब देखो टेम्परेचर जो कि मेजर किया जाता है सेल्सियस स्केल में 37, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6। इसी जगह पर एक साइंटिफिक वर्क है, देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड द केल्विन स्केल। सेम आपको उसी वाले बुक का है, बिल्कुल अलग नहीं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की अगर पूछा जाए बात तो ये केल्विन होती है। ठीक है ना। चलो, अब देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन आर नेम्ड ऑनर्स ऑफ द साइंटिस्ट। अब देखो यहाँ पर सेल्सियस किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.5। तो इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज द बल्ब विच कंटेन द लिक्विड, आउटसाइड द बल्ब इज द ट्यूब अ नैरो कॉलम, देयर इज सेल्सियस स्केल मार्क्ड। वही चीज है, मार्क होता है उसमें। द लिक्विड यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको याद करनी है। अल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इट इजी टू सीन। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट रेंजेस फ्रॉम, ये आपकी रेंज क्या हो जाएगी इसकी, लेबोरेटरी थर्मामीटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो ये माइनस नहीं लगाते, यहीं पे गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से आपको 110 डिग्री सेल्सियस याद करना है। अब देखो आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है कि करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो करेक्ट वे क्या है कि वो जो व्हेन द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बल्ब है नीचे बॉटम को नहीं टच करेगा। ये वर्टिकली अपराइट पोजिशन में खड़ा होना चाहिए, टिल्टेड इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये अपराइट पोजिशन में एकदम सीधा सीधा यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। और द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन द वाटर। अब जैसे ही थर्मामीटर इसमें डालेंगे रीडिंग आप करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर थर्मामीटर को निकाल के आपको रीडिंग करनी है। वाइल रीडिंग द थर्मामीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विद द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम। तो आई जो का लेवल जो है इस तरीके से वो इसके कॉलम के लेवल से एकदम सामने सामने होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करी गई है एयर टेम्परेचर की। तो इस तरह का थर्मामीटर आपने देखा होगा, रूम थर्मामीटर, ये लगा होता है लेबोरेटरीज में, आपके ऑफिसेज में। तो ये क्या है, डॉक्टर की क्लिनिक में, स्कूल लेबोरेटरी में, हॉस्पिटल में। तो ये क्या करता है, ये अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ रूम टेम्परेचर को बताता है, मतलब रूम का टेम्परेचर है वो बताएगा। जो आप देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, इस बारे में ये बताएगा। तो यहाँ पर क्या है कि देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर इज अ इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर, मतलब ये वेदर कंडीशंस को, वेदर टेम्परेचर बताता है। And is monitored as a weather stations at all over the world. The data gathered on the temperature along with various other parameters are used for making the weather forecast. तो इस तरह से टेम्परेचर को नापा जाता है। अब देखिए, अब ये एक इम्पॉर्टेंट है जो कि इन्होंने नया ऐड किया है, जिससे कि हम अपने साइंटिस्ट को भी याद रखें। तो क्या है इन्होंने कि अन्ना मानी जो थी ये इंडियन साइंटिस्ट थी, जो कि किससे, इनका नाम क्या है कि वेदर वुमेन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्वेंशन करी थी एक लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेदर इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी खोज अन्ना मनी ने की थी। जो कि पहले अर्लियर क्या था कि जो इंडिया है वो डिफरेंट नेशंस पे डिपेंड होता था टेम्परेचर के लिए। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशंस फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आपको अन्ना मानी के बारे में इस पॉइंट को याद रखना है, इस पैराग्राफ को भी याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं।